हेलो बच्चों, कैसे हो? होप करता हूँ एकदम बढ़िया होगे। मैं भी एकदम अच्छा हूँ। आज इससे पहले हम लोग ये लेक्चर नंबर 6 है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का। इससे पहले 5 लेक्चर कर चुके हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था सिग्निफिकेंट फिगर। अगर उसका लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार देख के आओ, उसका थोड़ा सा यूज़ होगा इसमें। नहीं तो अगर वो नहीं देखा है, नहीं देखना चाहते हो, तब भी काम चल जाएगा, ये तब भी समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं तब भी कहूँगा कि एक बार जाओ पीछे और पहले उसको पढ़ के आओ। आज बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं एरर एनालिसिस, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। फिर से सुनो, एरर एनालिसिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस इससे बनते हैं और आते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस इससे जो है ना जेईई मेंस और नीट में पूछे जाते हैं। और आगे चल के कई एक चीज़ें हमें ऐसी भी मिलती हैं जो इससे काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड होती हैं। तो समझो भाई, ये बेसिकली ज़रूरी क्यों है, एरर एनालिसिस को पढ़ना ज़रूरी क्यों है। देखो, कोई भी जब हम मेज़रमेंट करते हैं, तो होता क्या है कि वो एक्यूरेट नहीं होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक काम करो, 2 किलो आलू मुझे ला के दो, ठीक? तो आप गए सब्जी वाले के पास, उससे बोला कि 2 kg आलू चाहिए है, तो उसने आपको 2 kg आलू दे दिया, ठीक। अब उसमें जो क्या रहता है कि 2 kg आलू आप जब लेके आए तो 50 ग्राम ऊपर नीचे होता रहता है। आप किसी और मशीन से नापोगे या फिर कहीं और उसको जो है ना मेज़र करोगे तो कुछ कम कुछ ज़्यादा निकलता है। आप किसी लेंथ को ही मान लो, जैसे कि मान लो मैंने एक लाइन खींच दी। मैंने कहा कि इसकी लेंथ बताओ भैया कितनी होगी। तो आप इसकी लेंथ निकालने बैठे तो आपने कहा कि सर इसकी लेंथ जो है ना वो 2.5 करीब कुछ होगी, 2.5 मीटर करीब कुछ होगी। मान लो ऐसी मैंने कह दिया कि मान लो 2.5 मीटर करीब कुछ होगी। मैंने दूसरे बच्चे को यही काम दिया, उसने कहा कि नहीं सर ये 2.52 मीटर कुछ आ रही है, ठीक है। तो इसी तरह से जब मैंने अलग अलग टाइम पे मेज़र करवाया अलग अलग बच्चों से, तो हर एक की रीडिंग जो है वो अलग आई निकल के, क्योंकि वो और भी ज़्यादा एक्यूरेटली उसको देख रहे थे। सिग्निफिकेंट फिगर में हम लोगों ने क्या देखा था कि जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वैल्यू उतनी ज़्यादा एक्यूरेट होगी, उतनी ज़्यादा प्रिसाइज होगी। एक्यूरेट और प्रिसाइज में अंतर क्या होता है अभी वो भी समझेंगे। पहले इसको समझो कि इस चैप्टर को बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले क्यों हैं। क्योंकि कोई भी मेजरमेंट जब हम करते हैं तो उसका हम लोग एग्जैक्ट आंसर, ट्रू वैल्यू निकाल ही नहीं पाते हैं। कुछ ना कुछ मिस्टेक रह जाती है, हमेशा रह जाती है। कितना भी उसको सही करने की कोशिश करो तब भी उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक रह जाती है। तो बेसिकली ये चीज़ें समझने के लिए सबसे पहले आप समझो कि ये एक्यूरेट, कहाँ गया कपड़ा, एक मिनट। किसी भी वैल्यू को मेजर करने के लिए होता क्या है कि सबसे पहले हम दो टर्म समझते हैं। एक है आपके पास एक्यूरेट और एक है प्रिसाइज। क्या अंतर है दोनों में? सबसे पहले एक्यूरेट का मतलब समझो। एक्यूरेट का मतलब क्या होता है? एक्यूरेट का मतलब, अच्छा, ये कोई भी वैल्यू एकदम एक्यूरेट हम निकाल ही नहीं पाते, हम उसके आसपास कुछ निकालते हैं। जैसे कि मैंने कहा आपसे कि मुझे टेम्परेचर, किसी पर्टिकुलर जगह का टेम्परेचर निकाल के दो किसी पर्टिकुलर कंडीशन में, तो उसका जो एक्चुअल टेम्परेचर था वो मान लो एक्यूरेट क्या करता है, ये पास की वैल्यू निकाल के देता है। पास की वैल्यू, पास की वैल्यू किससे पास की? ट्रू वैल्यू से। किससे पास की? ट्रू वैल्यू से। ट्रू वैल्यू से पास की वैल्यू, व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज, ओ माय गॉड। ट्रू वैल्यू से पास की वैल्यू निकाल के ये देता है, इसी को कहते हैं एक्यूरेट। जैसे कि एग्जांपल से समझो कि जैसे कि किसी पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक। मैंने आपको खौलता हुआ पानी दिया, मैंने कहा इसका जो है ना, आपको इंस्ट्रूमेंट्स भी दिए। मैंने कहा कि इसका जो है ना टेम्परेचर निकाल के बताओ। तो आपने कहा सर इसका टेम्परेचर निकल के आया 99.99 डिग्री सेल्सियस। मैंने कहा फिर से मीज़र करो। तो दूसरी बार में मीज़रमेंट में आया कि 100
0.2 डिग्री सेल्सियस, इस तरह से, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस नहीं निकला। ऐसा नहीं हो सकता कि 100 डिग्री सेल्सियस कभी निकलेगा ही नहीं। निकल सकता है, वो भी निकल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मान लो आपने मेजरमेंट किया और चीज़ें थोड़ी सी सही आ गई, आपके हिसाब से आ गई, तो आपने कहा 100 डिग्री सेल्सियस भी आ गया, यानी कुछ भी निकल सकता है। तो ये वैल्यू जो है ना बहुत करीब है, किसके करीब है? ट्रू वैल्यू के। ये आपकी है ट्रू वैल्यू, ठीक। अभी क्या है ट्रू वैल्यू? ये सारी चीज़ें आपको, ये दोनों क्या है आपकी? ये दोनों हैं आपकी मेजर्ड वैल्यू। कैसी? मेजर्ड वैल्यू। जो मेजर्ड वैल्यू है वो आपकी ट्रू वैल्यू के काफी हद तक पास है। इसकी वजह से इसको कहते हैं क्या? एक्यूरेट। इसको ही कहते हैं एक्यूरेट। अब बात समझो प्रिसाइज की। प्रिसाइज, इसको जो है ना ट्रू वैल्यू के आसपास होने से कोई मतलब नहीं। इसका कहना ये है, प्रिसाइज का कहना ये है कि मैं बेसिकली कितनी रिपीटिंग, ये भले ही ट्रू वैल्यू से दूर हो, लेकिन इसका सीधा सा मानना ये है कि मैं कंसिस्टेंटली कितनी ज़्यादा वैल्यू जो है ना आसपास, अपने आसपास रख रहा हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए समझो, इसको बिगाड़ दूँ। देखो डेफिनेशन एफिनेशन जो है ना, ये अपने हिसाब से आप डील करो। मेन चीज़ है कंसेप्ट को समझना, और डेफिनेशन इसकी पूछी भी नहीं जाती है तो मैं बताऊंगा अभी नहीं। एनसीईआरटी में लिखी होगी भाई, देख लो और लिख लो। समझो हमारे पास दो एम्स हैं कि एक ऐसा गोला बन गया, एक गोला ये है, इसमें तीर मारना है, ये बीच वाला गोला है, ठीक है। और एक गोला ये है, इसमें तीर मारना है। इससे एग्जांपल से आपको एकदम समझ में आ जाएगा एक्यूरेट और प्रिसाइज का मतलब। बीच में पॉइंट है, बीच में पॉइंट है, ठीक। यहां पे समझा रहा हूं मैं एक्यूरेट का मतलब, और यहां पे समझा रहा हूं मैं प्रिसाइज का मतलब, ठीक। एक्यूरेट का मतलब क्या होता है कि मैंने तीर एकदम पकड़ा और एकदम तीर ऐसे यहाँ पे जड़ाक से मारा। एक तीर जो है आपका यहाँ पे टच हुआ, ब्लू मार्कर से पॉइंट कर देता हूँ। एक तीर आपका यहाँ पे आके लगा, दूसरा तीर यहाँ पे, और तीसरा तीर यहाँ पे। इस तरह से मतलब जो है ना एक्यूरेट वैल्यू जो है ना, ट्रू वैल्यू कौन सी है हमारी? ये बीच में जो रखी है ना, दिख रही है आप लोगों को, या इसको थोड़ा बड़ा बना दूं, ये बीच में जो रखी है ये हमारी ट्रू वैल्यू है। उसके आसपास जितने भी हमारे ये आसपास जो है ना, एक तीर यहाँ लगा, एक तीर यहाँ लगा, एक तीर, यानी कि उसके आसपास कहीं लग रहे हैं आगे, इसको कहते हैं एक्यूरेट वैल्यू। जब उसके आसपास लगे या मान लो उसी पे जाके लग जाए तो ये फिर आपका हो जाता है एक्यूरेट वैल्यू। अब प्रिसाइज का मतलब क्या होता है वो समझो। प्रिसाइज का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि मतलब वैल्यू इसके आसपास हो चाहे बिल्कुल ना हो। उसका सीधा सा कहना है, प्रिसाइज का मतलब है कि जब हम मल्टीपल टाइम्स अपना जो है ना मेजरमेंट निकालते हैं तो उसमें जो वैल्यू है वो उसी के आसपास आनी चाहिए। जैसे कि अगर मान लो वैल्यू आपकी जो है ना, तीर यहाँ पे लग रहा है, पहला तीर मैंने मारा यहाँ पे लगा, दूसरा तीर मारा वो यहाँ पे कुछ ऐसा करीब आसपास इसके लगा, तीसरा तीर मारा वो भी यहाँ पे लगा, चौथा तीर, इस तरह से। मतलब एक पर्टिकुलर जगह एम पे तो नहीं लग रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर जगह पे वो बार बार वहीं पे हिट कर रहा है। समझ रहे हो? तो इस तरह की चीज जो है ना, इसको कहते हैं प्रिसाइज वैल्यू। क्या कहते हैं? प्रिसाइज वैल्यू। यानी कि मैं 100 डिग्री सेल्सियस ट्रू वैल्यू थी, 100 डिग्री सेल्सियस उसकी ट्रू वैल्यू थी। मैंने टेम्परेचर निकालना शुरू किया, वो एक बार आ रहा 98 डिग्री सेल्सियस, एक बार आ रहा 98.1 डिग्री सेल्सियस, एक बार आ रहा 97.99 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ट्रू वैल्यू से तो काफी दूर है, लेकिन आपस में अगर देखें, हम बार बार इसको निकाल रहे हैं, बार बार जब हम इसके बार बार मेजरमेंट कर रहे हैं तो वो आपस में जो है ना एक दूसरे के काफी करीब है। तो इस चीज को कहते हैं प्रिसाइज वैल्यू। बात को मैं होप करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। एक्यूरेट का मतलब क्या होता है? एक्यूरेट का मतलब जैसे कि यहाँ पे टेम्परेचर निकालना शुरू किया तो 100.1 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस आपकी ट्रू वैल्यू है, 100.1 डिग्री सेल्सियस, 99.99 डिग्री सेल्सियस,
और इसी तरह से 100.2 डिग्री सेल्सियस। ये आपके 3 मेजरमेंट इसमें आए। ये एक्यूरेट वैल्यू के आसपास है, इनको मतलब जो ट्रू वैल्यू है उसके आसपास है, इसकी वजह से इनको एक्यूरेट कहते हैं। प्रिसाइज का मतलब होता है ट्रू वैल्यू से तो दूर होते हैं, पर लगातार जब हम कंटिन्यूअसली 2-3 अपने मेजरमेंट निकालते हैं तो वो 2-3 मेजरमेंट आपस में एक दूसरे के पास होते हैं। ये होता है अंतर आपका एक्यूरेट और प्रिसाइज में। होप करता हूं समझ में आया होगा, इसको नोट कर लो पहले। अगली हेडिंग डालो, एरर इन ए मेजरमेंट। अब जो इसके बाद मैं पढ़ाने वाला हूं, चीज़ें यहाँ तक थी, इसके बाद जो पढ़ाने वाला हूँ इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं। अगर लिंक टूटा यानी कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। एरर इन ए मेजरमेंट, हेडिंग डालो एरर इन ए मेजरमेंट। एरर क्या होती है समझो। एरर इन ए मेजरमेंट, एरर इन ए मेजरमेंट, ठीक। एरर होती क्या है? अरे भैया, जो हमारी ट्रू वैल्यू जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस थी हमारी ट्रू वैल्यू, ठीक, और 99.9 डिग्री सेल्सियस ये है हमारी मेजर्ड वैल्यू। ये है हमारी ट्रू वैल्यू और ये है हमारी मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। ये हमारी ट्रू वैल्यू, ये हमारी मेजर्ड वैल्यू, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वही हमारा एरर निकल गया था। एरर क्या होगा कि भाई ट्रू वैल्यू में से जो है ना, ट्रू वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू कितनी दूर है। अब मैंने इनका डिफरेंस निकाला, 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 99.9, तो ये आपका कितना निकला 1, और ये आपका सारा का सारा मटेरियल हो गया 0.1। यानी कि जो आपका एरर निकल के आया, एरर कितनी निकल के आई, वो आपकी निकल के आई 0.1। देखो एरर ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत बड़ी एकदम निकल के आए। मान लो मैंने 100 मैंने कहा कि तुमसे 100 मीटर का एक डिस्टेंस है उसको नापो। अब उसमें से ऐसा हो सकता है कि मान लो 2-3 सेंटीमीटर का एरर आ जाए, समझ रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता कि 100 मीटर में से 2-3 मीटर का एरर आ जाएगा, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? 2-3 मीटर का एरर नहीं आएगा, वो एरर नहीं, फिर तो आपका इंस्ट्रूमेंट ही खराब है। अगर इंस्ट्रूमेंट सही है तो हद से हद 1 या 2 सेंटीमीटर का जो है ना, 1 या 2 सेंटीमीटर मिलीमीटर इस तरह से कोई एरर आ सकता है। 1-2 मीटर का अगर आपका डिफरेंस निकल के आ रहा है तो फिर इंस्ट्रूमेंट में दिक्कत है, इतनी बड़ी एरर निकल के नहीं आती है। तो यहाँ पे 0.1 डिग्री सेल्सियस का, यहाँ पे कितना निकल के आ रहा है 0.1 डिग्री सेल्सियस का आपका एरर निकल के आ रहा है। यानी कि हमें यहाँ से फॉर्मूला मिल जाता है कि एरर इज इक्वल टू, एरर का फॉर्मूला क्या निकल के आ जाता है, एरर इज इक्वल टू डिफरेंस। देखो भाई मैं यहाँ पे मॉड लगाने वाला हूं, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। समझ रहे हो मैंने मॉड क्यों लगा दिया? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ट्रू वैल्यू आपकी छोटी हो जाएगी, मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी। जैसे कि मैंने एक केस में बताया था आपको, जैसे मान लो 100 डिग्री सेल्सियस है और मेजरमेंट आपका निकल गया कि 100.9 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे आपका जो है ना ये 0.9 आपका बड़ा है, ये वाला टेम्परेचर आपका 0.9 बड़ा है। इसकी वजह से यहाँ पे ये आपका कभी बड़ा भी हो सकता है कभी छोटा भी हो सकता है, तो इसी की वजह से इसके मैंने मॉड लगा दिया। यानी कि एरर आपका हमेशा पॉजिटिव निकल के आएगा। बात को समझ गए? नोट कर लो। चलो गलतियां तो हो गई, एक चीज दिमाग में आ रही होगी कि सर एक बात बताइए कि अगर किसी की ट्रू वैल्यू निकालना मुमकिन ही नहीं है तो ट्रू वैल्यू निकालते कैसे हैं? मतलब जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पता कैसे चला कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा? दिमाग में ये भी तो आता है। स्टार्टिंग में पता कैसे चला इस बात का? जब ट्रू वैल्यू निकालना संभव ही नहीं है तो पता कैसे चला इस बात का? देखो सिंपल सी चीज है कि
इस चीज़ का पता आपके सवाल में ही छुपा हुआ है कि कैसे चला। करते क्या है हम लोग कि कई बार एक जैसे मेजरमेंट है आपका, उसको कई बार हम लोग रिपीट करते रहते हैं। जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट निकालना, जैसे एक बार उसका आया, जैसे मान लो कि कोई आपके पास किसी चीज़ को आपको मेज़र करना है और एक बार आपने मेजरमेंट निकाली वो A1 आई, दूसरी बार मेजरमेंट निकाली वो A2 आई। ये मेजरमेंट्स हैं आपकी। किसी चीज़ को आप पर्टिकुलर चीज़ को आप मेज़र कर रहे हो, एक बार उसकी मेजरमेंट A1 आ गई, दूसरी बार मेजरमेंट उसकी A2 आ गई, A3 आ गई और डॉट 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 करके AN आ गई। देखो, जब किसी चीज़ को आप पर्टिकुलर कंटिन्यूअसली मेजर करते जाते हो करते जाते हो करते जाते हो और उसके बाद जो उसका मीन निकल के आता है, जो उसका मीन निकाल दो, जो उसका मीन निकल के आएगा, सारी वैल्यूज जितनी बार आप मेजर करोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। जितनी बार आप मेजर करोगे वो ट्रू वैल्यू के उतना ही आसपास होगा। जैसे कि ये मैंने 3 बार किसी चीज़ को मेजर किया, मैंने किसी 2 मीटर की लेंथ को मैंने 3 बार मेजर किया, ठीक। तो एक बार 1.99 मीटर आया, एक बार 2.1 आया, इस तरह से। तो इसका बेसिकली ट्रू वैल्यू कैसे निकल के आती है, फिर इस जिसे मैं ए बार कहता हूं या फिर ए मीन, ये वैल्यू निकल के आती कैसे आती है, A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 AN डिवाइडेड बाई N। किसी भी चीज का आप जो है ना, कई कई बार उसका मेजरमेंट लो, उसके बाद उसका मीन निकाल दो, तो वो ट्रू वैल्यू उसी से आपकी निकल के आ जाएगी। क्या ट्रू वैल्यू फिक्स होती है? नहीं, फिक्स नहीं होती, क्योंकि जितनी बार आप मेजरमेंट, जैसे मेजरमेंट का काउंट बढ़ा दो, मैंने 3 बार मेजरमेंट किया, आपने 6 बार मेजरमेंट कर ली, तो वो ट्रू वैल्यू के और ज़्यादा करीब आएगा। इस तरह से, यानी कि मेजरमेंट आपकी और ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगी। होप करता हूँ समझ में आया होगा। यानी कि अगर आपको एरर्स को एलिमिनेट करना है, इसका टॉपिक का नाम डाल दो एलिमिनेशन ऑफ एरर्स। यानी कि एरर का अगर आपको एलिमिनेशन करना है तो करो क्या कि कई बार मेजरमेंट निकालो, उसके बाद उसका मीन निकाल दो। नोट करो इसे। अगला देखो भाई, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर इसका काफ़ी ज़्यादा आगे यूज़ आएगा, तो ध्यान रखना। एब्सोल्यूट एरर कई जगह पे यही आपको दिखाई देगा, हर जगह पे, तो इसे याद रखना, ठीक। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर आपका बराबर होता है, इसको बेसिकली डेल्टा ए से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा ए इज इक्वल टू ए बार, यानी कि ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ठीक। ये ए बार क्या है आपका? ए के ऊपर जो ए या फिर मीन, यही तो आपका बेसिकली ट्रू वैल्यू है। इसको हम लोग ट्रू वैल्यू की उपाधि दे सकते हैं, है कि नहीं? कई बार किसी चीज़ का मीन निकालो तो वो आपका ट्रू वैल्यू निकाल के दे देता है। तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, यही आपका, मैं लिख भी देता हूँ। एब्सोल्यूट एरर आपका किसके बराबर होता है? 1 मिनट जरा इंक डाल लूँ। एब्सोल्यूट बराबर होता है आपका, लिख लो, नोट कर लो तब तक। एब्सोल्यूट एरर आपका बराबर होता है एरर मेजर्ड वैल्यू, और ये मॉड में रहेगा, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ये हमेशा पॉजिटिव आपका रहना चाहिए, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल देख लो आप। जैसे मान लो मैंने टेबल की लेंथ जो है, टेबल की ट्रू लेंथ जो है, ट्रू वैल्यू कितनी है? 2.5 मीटर। ये टेबल की लेंथ की बात कर रहे हैं, टेबल लेंथ, ठीक। ट्रू वैल्यू है आपकी 2.5 मीटर और मेजर्ड वैल्यू है आपकी कितनी? मेजर्ड वैल्यू है आपका 2.6 मीटर। ये निकल के आया। तो एब्सोल्यूट लेंथ कैसे निकालोगे? मान लो डेल्टा एल मैंने ऐसे नोट कर दिया, डेल्टा एल इज इक्वल टू 2.6 माइनस 2.5,
ये हमेशा आपका पॉजिटिव ही निकल के आएगा, तो चाहे इसको आगे रख दो चाहे इसको आगे रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, ठीक है। तो डेल्टा एल यानी कि मेजरमेंट इन लेंथ इज इक्वल टू आपका निकल गया है 0.1 मीटर। इस बात को ध्यान रखना, यानी कि ये आपका हमेशा क्या निकल के आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। ये आपका हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव रिजल्ट निकाल के देगा। चलो इस बात को नोट कर लो जल्दी से, कर लिया नोट, वेरी गुड। अगला हेडिंग डालो, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, जितने भी एब्सोल्यूट एरर्स निकल के आएंगे हर एक मेजरमेंट में उसी का मीन निकालना है, वही है आपका मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। दिमाग लगा कि नहीं लगा? लग गया सर जी, बस इस टॉपिक को पढ़ते पढ़ते बोर हो गए। नहीं, बोर नहीं होना है। हेडिंग डालो, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक। देखो ये टॉपिक भले ही आपको इजी या बोरिंग लग सकता है, लेकिन इसके क्वेश्चंस काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे। क्वेश्चंस आप करिएगा, अलग अलग जगह पे इसके क्वेश्चन, देखो कंसेप्ट यही है, सारा का सारा कंसेप्ट जो भी है वो यही है। अब इसमें क्वेश्चन लगाने बैठ जाओ, 50 से 60 क्वेश्चन लगा डालो, मज़ा आ जाएगा एकदम। टॉपिक को छान डालो अच्छे से, समझे। मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब क्या होता है इसका, मतलब ओवरऑल आपका कितना जो है ना, ओवरऑल सारी मेजरमेंट का कितना मिस्टेक आया, यानी कितना एरर निकल के आया। ये आपका बराबर होता है डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3, ठीक। सही से लिखो, प्लस डेल्टा A3 डॉट 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 डेल्टा AN डिवाइडेड बाई n। सवाल ये आता है कि सर इसमें डेल्टा A1 क्या है, तो ये मीन एब्सोल्यूट एरर है। डेल्टा A1 आपका किसके बराबर होगा, डेल्टा A1 आपका बराबर होगा ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, यानी कि A1। डेल्टा A2 आपको किसके बराबर होगा, उसी तरह से ट्रू वैल्यू, यानी कि ये अलग मेजरमेंट में मैंने निकाला था, एक मेजरमेंट मैंने किया उसमें कुछ इस तरह से एरर निकल के आई, हर एक मेजरमेंट में अपनी अपनी एरर निकल के आएगी। अभी एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, टेंशन नहीं लो, ठीक है। A2 उसी तरह से डेल्टा A3 किसके बराबर होगा, ट्रू वैल्यू माइनस A3, उसी तरह से डेल्टा AN किसके बराबर होगा, ट्रू वैल्यू माइनस AN। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? ये जो मैंने टर्म लिखे हुए हैं ये बेसिकली है क्या, चलो एग्जांपल के साथ और अच्छे से समझ में आ जाएगी। समझो, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया, हम ये टेम्परेचर की कहानी पूरी लिख रहे हैं, टेम्परेचर। यहाँ मैंने लिख दिया मेजर्ड ट्रू वैल्यू, और ये मैंने लिख दिया मेजर्ड वैल्यू, और ये मैंने लिख दिया एब्सोल्यूट एरर, कि बेसिकली उसमें एब्सोल्यूट एरर जहाँ मेजर्ड वैल्यू होगा और ट्रू वैल्यू होगा वहाँ एब्सोल्यूट एरर भी होगा। तो कितना, ये डेज वाइज निकाल रहे हैं, ये डेज वाइज निकाल रहे हैं। डे 1 पहले दिन, डे 2 डे 3। क्या होता है, डे 1 में मान लो पहले दिन मैंने टेम्परेचर मेजर किया, यानी कि आसपास का जो टेम्परेचर निकाल रहे हैं, पहले दिन मैंने देखा कि भैया 30 डिग्री सेल्सियस एक्चुअल टेम्परेचर था, एक्चुअल, और जो मैंने निकाला 30 डिग्री सेल्सियस एक्चुअल टेम्परेचर था, जो मैंने निकाला वो आपका निकल के आया 28 डिग्री सेल्सियस जो मेज़र किया। यानी कि मिस्टेक कितना आया, ट्रू वैल्यू आपका 30 डिग्री सेल्सियस, 28 डिग्री सेल्सियस मेज़र किया, मिस्टेक कितना निकल के आया, एरर कितना निकल के आया, 2 डिग्री सेल्सियस का। यानी कि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, या मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू।
जो भी निकालो ओवरऑल हमेशा पॉजिटिव निकल के आना है। डे 2 में जो टेम्परेचर एक्चुअल टेम्परेचर था वो आपका 28 डिग्री सेल्सियस था। मान लो मैंने मीजर कर दिया उसको 29 डिग्री सेल्सियस मान लो, ठीक। तो एरर कितना निकल के आया, ट्रू वैल्यू माइनस एब्सोल्यूट मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू आपका कितना निकल गया है 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तीसरे दिन जब मैंने इसको निकाला, तीसरा डे जो था उसमें मैंने निकाला, मान लो ये आपका था टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस और ये आपका निकल के आया 30 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो मैंने मेजर किया वो 30 डिग्री सेल्सियस मिला, यानी कि 2 डिग्री सेल्सियस आपका। कभी ऐसा भी, हाँ, डे 4 में आपका इस तरह से भी हो सकता है। डे 4 मान लो कि 30 डिग्री सेल्सियस एक्चुअल टेम्परेचर था, मेजर्ड वैल्यू में भी आपका 30 डिग्री सेल्सियस निकल के आया, तो आपका जो एब्सोल्यूट एरर है वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। बात को समझ गए? तो बात करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर क्या इसका निकल के आएगा। मीन एब्सोल्यूट एरर जिसे हम लोग MAE से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या निकल के आएगा, जितने भी एब्सोल्यूट एरर आपके निकल के आए हैं उन सबका मीन निकाल दो, यानी कि 2 + 1 + 2 + 0 डिवाइडेड बाई 4, ये आपका निकल के आ जाएगा 5/4, यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर आपका किसका निकल गया, बराबर निकल गया 5/4 के। होप करता हूँ समझ में आ गया होगा, नोट कर लो इसे। कर लिया नोट, वेरी गुड। अगला हेडिंग डालो रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर वेरी इजी, वेरी इजी, कुछ भी दिक्कत नहीं है। रिलेटिव एरर बेसिकली आपका किसके बराबर होता है, RE से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। RE इज इक्वल टू आपका रिलेटिव एरर बराबर होता है ट्रू वैल्यू, ये रेशियो होता है ट्रू वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू, एक मिनट, रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। अच्छा, पता होगा एब्सोल्यूट एरर, अभी पीछे इतने बार समझाया है, चीज़ें अब ये तो दिमाग में सेट हो गई होंगी। एब्सोल्यूट एरर बेसिकली आपका किसके बराबर होता है, एब्सोल्यूट एरर आपका किसके बराबर होता है, एब्सोल्यूट एरर आपका बराबर होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। नोट करो ऐसे, नोट कर लो, तब तक मैं ज़रा इंक डाल लूँ। कर लिया नोट, ठीक है। ये हेडिंग थी, जैसे कि क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे समझो। जैसे मान लो एक एग्जांपल मैंने लिया कि ट्रू लेंथ ऑफ टेबल इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, ठीक। अब मेजर्ड लेंथ इज इक्वल टू आपका निकल गया है 48 सेंटीमीटर। तो बात करते हैं रिलेटिव एरर किसके बराबर निकल के आएगा, यहाँ सॉल्व कर दूं। रिलेटिव एरर बेसिकली आपका किसके बराबर होता है, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, यानी कि मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, यानी कि 50 माइनस 48। हमेशा ये चीज़ पॉजिटिव ही रहेगी, ध्यान रखना, हमेशा ये चीज़ पॉजिटिव ही रहेगी। 50 माइनस 48, 50 माइनस 48 डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू इसकी कितनी है, ट्रू वैल्यू है आपकी 50 सेंटीमीटर, तो ये आपका 2/50 के बराबर रिलेटिव एरर निकल के आ गया, ठीक। ठीक है, ठीक है, नोट कर लो इसे, नोट कर लो, फिर मैं इसे बिगाड़ता हूँ। कर लिया नोट, वेरी गुड। इसको बिगाड़ दूँ, अगला हेडिंग डालो परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर
क्या होता है परसेंटेज एरर? परसेंटेज एरर आपका एब्सोल्यूट एरर इंटू 100 होता है। परसेंट में वही वैल्यू निकाल के दे देता है। परसेंटेज एरर ये बेसिकली आपका बराबर होता है, पीई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। परसेंटेज एरर बेसिकली आपका बराबर होता है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर इंटू 100। आपका रिलेटिव एरर अभी मैंने पीछे बताया किसके बराबर होता है, एब्सोल्यूट एरर। देखो ये बार बार एरर एरर शब्द सुन के जो है ना कान पक गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको जो है ना बार बार एब्सोल्यूट एरर इसलिए कह रहा हूँ ताकि ये चीज़ें दिमाग में एक बार सेट हो जाएं अच्छे से कि एब्सोल्यूट एरर। इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि एब्सोल्यूट एरर बेसिकली आपका होता क्या है। एब्सोल्यूट एरर आपका होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ये हमेशा आपका पॉजिटिव निकल के आता है, ताकि ये चीज़ें दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए। एक बार ये चीज़, ये बेसिक है और ये अच्छे से सेट हो गया तो सवाल एकदम खटाक से बनते चले जाएंगे। एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100, यही होता है आपका बेसिकली। समझ गए क्या? तो ये आपका परसेंटेज में निकल के आता है। जैसे कि पुरानी वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ट्रू लेंथ ऑफ टेबल, ट्रू लेंथ एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे। एग्जांपल ट्रू लेंथ आपकी है 50 सेंटीमीटर, मीजर्ड लेंथ है आपकी कितनी, 48 सेंटीमीटर। 48 सेंटीमीटर। तो आपका एब्सोल्यूट एरर कितना निकल के आएगा? एब्सोल्यूट एरर आपका 2/50 निकल के आया था, पिछले वाले में मैंने करवाया था अभी। उसी तरह से परसेंटेज एरर पीई कितना निकल के आएगा, यानी कि 2/50 इंटू 100। ये आपका निकल गया है 4%। ठीक, यानी कि परसेंटेज एरर आपका कितना इसमें निकला, इसमें जो आपका परसेंटेज वाइज एरर निकला है वो 4% एरर निकला है। ठीक, समझ गए बात को? वेरी गुड, नोट कर लो इसे। अगला हेडिंग डालो भाई, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स बेसिकली आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट एरर्स के साथ करते हैं कि अगर हमने ऐड किया तो क्या वैल्यू निकल के आएगी, सब्ट्रैक्ट किया तो क्या वैल्यू निकल के आएगी। तो इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हेडिंग डाल ली, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले एडिशन, ऑलवेज एडिशन। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा एडिशन। जैसे कि मान लो क्या मान लो, एक मेजर्ड वैल्यू है हमारे पास ए, हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं, टू क्वांटिटीज। एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा तो टेंशन नहीं लेनी है। दो क्वांटिटीज हैं, पहली क्वांटिटी है ए प्लस माइनस टिल्ड। ठीक है, मतलब यानी कि एक तो जैसे कि मान लो 5 मीटर प्लस माइनस 0.2, यानी कि प्लस माइनस का ये जो लिखा हुआ है ना लास्ट में, यही आपकी एरर को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको? एरर को। यानी कि एरर का मतलब है या तो ये आपका प्लस 0.2 से माइनस 0.2 के बीच में ये कहानी बदल सकता है। जैसे कि मान लो इसका आंसर जो है ना वो आपका 4.8 से लेके, ऐसे आंसर एरर के तौर पे 4.8 से लेके आपका जो है ना ये 5.2 तक निकाल के दे सकता है। यानी कि इस तरह की एरर इसमें हो सकती है। इसके बीच की कहानी भी बन सकती है, 4.9 भी हो सकता है या 4.91 भी हो सकता है। इस यानी कि एरर जो इसमें आ रही है वो 4.8 से लेके 5.2 तक, इसका मतलब यही है। एक्यूरेट वैल्यू आपकी 5 है
5 से 0.2 ऊपर जा रहा है, 0.2 नीचे जा रहा है, यानी कि ये आपकी एरर पीछे लिखी हुई है। इसी तरह से एक क्वांटिटी है ए, ये आपकी ट्रू वैल्यू है, प्लस माइनस एरर, इतनी एरर इसमें हो सकती है, ऊपर या नीचे आपका जा सकता है। समझ में आ गया? समझ गए? और दूसरी क्वांटिटी है आपके पास, दूसरी क्वांटिटी है बी प्लस माइनस डेल्टा बी, मतलब बी प्लस माइनस डेल्टा बी। जब मैंने इसका सम किया तो वो आपका आएगा निकल के ए प्लस बी, लेकिन बात करते हैं कि अगर एरर का सम करते हैं वो कितना निकल के आएगा, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। नहीं आया, कुछ भी समझ नहीं आया सर, मुझे एग्जाम्पल के साथ समझाओ। समझाते हैं, आओ देखो। जैसे कि मान लो एक क्वांटिटी है हमारे पास, ए इज इक्वल टू, एक क्वांटिटी है हमारे पास 5 प्लस माइनस 0.2, और दूसरी क्वांटिटी है यानी कि बी, दूसरी क्वांटिटी है हमारे पास क्या, दूसरी क्वांटिटी हमारे पास निकल के आती है 10 प्लस माइनस 0.3। इस तरह से एक क्वांटिटी प्लस 0.5 प्लस माइनस 0.2। बात करते हैं सर इसकी जो है ना ओवरऑल वैल्यू कैसे निकल के आएगी, ए प्लस बी कैसे निकल के आएगा, ए प्लस बी यानी कि सबसे पहले तो आपका निकल के आएगा 5 प्लस 10 15। अब सवाल आता है कि सर एरर के साथ क्या करें, तो एरर आपका हमेशा यहाँ पे उसके बाद लगा दो आप प्लस माइनस। एरर हमेशा ऐड होती है, चाहे ऐड हो चाहे सब्ट्रैक्ट हो, एरर हमेशा ऐड होती है, यानी कि आपका ऐड होके ये चीज़ आपकी ऐड होके क्या निकल आएगी। सबसे पहले मैंने इसे ऐड किया, उसके बाद एरर को ऐड किया, प्लस माइनस तो लगेगा ही 0.5, इस तरह से। चलो ये चीज़ अभी क्लियर नहीं हुई, बाद में आपको क्लियर हो जाएगी अच्छे से। 15 प्लस माइनस और ये एरर आपकी ऐड हो गई। अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल, अगला सब्ट्रैक्शन है, नोट कर लिया, इसे बिगाड़ दो, ठीक है। सब्ट्रैक्शन क्या कहता है भैया, देख लो। सब्ट्रैक्शन, इसमें भी आपके पास दो क्वांटिटीज है, ए प्लस माइनस डेल्टा ए और बी प्लस माइनस डेल्टा बी। बात को समझ रहे हो? इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आंसर निकल के आएगा, अभी क्लियर हो जाएगा। देखो सब्ट्रैक्शन करने से होता क्या है कि मान लो सब्ट्रैक्शन आपने किया तो ये आपका निकल के आएगा, ये तो आपका ए माइनस बी ही हो जाएगा, लेकिन डेल्टा एस यानी कि जब हम एरर्स का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वो बेसिकली सब्ट्रैक्ट होंगी ही नहीं, वो एरर्स हमेशा आपकी ऐड होती हैं, एरर्स आर ऑलवेज एडेड, यानी कि ये आपकी हो जाएगी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। नहीं समझे? नहीं समझे, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल के साथ समझो। वही वाला एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.2, कितना था 0.3 था, चलो ठीक है जो भी है, और b इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 0.2। ठीक, तो बात करते हैं a माइनस बी कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। a माइनस बी, ये जो ट्रू वैल्यूज है इनको तो आप सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि a माइनस बी इज इक्वल टू 10 में से 5 गया, कितना बचा 5। लेकिन एरर्स जो आपकी ये लिखी हुई हैं ये कभी भी आपकी सब्ट्रैक्ट नहीं होती, ये हमेशा चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, एरर्स आर ऑलवेज एडेड। एरर्स, ये स्टार पॉइंट बना के डाल दो भाई, एरर्स आर ऑलवेज एडेड। एरर्स के साथ क्या होता है, हमेशा ऐड की जाती हैं। ठीक, तो 10 में से 5 गया, 5 बचा, प्लस माइनस 0.5। होप करता हूं बात को समझ गए होगे।
यानी कि सब्ट्रैक्शन में ट्रू वैल्यूज का तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, पर एरर का सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, वो हमेशा ऐड होगी, यानी कि एरर आपकी हमेशा ऐड होती है। नोट कर लो इसे। फिर मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं। हेडिंग डालो एरर इन प्रोडक्ट। अभी एरर इन एडिशन, एरर इन सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया। अगला हेडिंग डालो एरर इन प्रोडक्ट। ये तीसरा कंसेप्ट है, एरर इन प्रोडक्ट। अच्छा, इससे पहले हमें ये बताओ, रिलेटिव एरर आपने पढ़ा है, अभी पीछे हमने पढ़ाया था आपको रिलेटिव एरर। ध्यान है आपको, रिलेटिव एरर किसके बराबर होता था? रिलेटिव एरर बेसिकली आपका बराबर होता था एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। यही तो होता था, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। अब एरर इन प्रोडक्ट का सीन समझो। जैसे कि आपको एक मान लो प्रोडक्ट दे रखा है P इज इक्वल टू ए इंटू वी, और ए जो है ए विद एरर डेल्टा ए में जो एरर है वो डेल्टा ए है, बी विद एरर डेल्टा बी। तो सवाल ये आता है कि टोटल प्रोडक्ट में एरर कितनी निकल के आएगी, इसका क्या तरीका है निकालने का। टोटल प्रोडक्ट में आपकी एरर क्या निकल के आएगी, तो वो आपकी बेसिकली एब्सोल्यूट, अच्छा इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, एब्सोल्यूट एरर इन पी, ये स्टार डाल के समझो, एब्सोल्यूट एरर इन पी। समझो इसकी कहानी क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन पी। ध्यान रखना इस बात को, जब आपसे एब्सोल्यूट एरर इन पी पूछा जाए तब आपको निकालना क्या है, तब आपको हमेशा डेल्टा पी अपॉन पी इज इक्वल टू डेल्टा ए, यानी कि मल्टीप्लाई में आपका ए था, डेल्टा ए अपॉन ए, यानी कि एरर एब्सोल्यूट एरर इन ए अपॉन ट्रू वैल्यू ऑफ ए, प्लस अब यहाँ पे इनटू में सी होता तो उसको प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, अगर इनटू में सी होता तो प्लस डेल्टा सी अपॉन सी, इस तरह से निकाल देते। अगर आपसे एब्सोल्यूट एरर इन पी पूछा जाए तब यहां पे मिस्टेक हो गया, जब आपको रिलेटिव एरर इन पी पूछा जाए। अब एब्सोल्यूट में समझो, एब्सोल्यूट एरर इन पी पूछा जाए, एब्सोल्यूट एरर, इस तरह से दो सवाल बनते हैं, ध्यान रखना इस बात को। एब्सोल्यूट एरर इन पी पूछा जाता है, एब्सोल्यूट एरर इन पी पूछा जाता है, तो ये निकालना है। तब आपको ये पी को क्या करना है, डेल्टा पी सिर्फ इस साइड रखना है, बाकी सब मामला उधर भेज देना है। तो P इंटू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। इस बात को ध्यान रखना, जब रिलेटिव एरर पूछा जाए तो आप इसका रेशियो इक्वल टू निकालोगे, P को आप इधर नहीं भेजोगे। इस बात को ध्यान रखना, जब आपको रिलेटिव एरर पूछा जाए, जब आपको रिलेटिव एरर इन P पूछा जाए, तब आपको डेल्टा P अपॉन P इसी साइड रखना है और आपको आंसर सिर्फ इतना निकालना है। ठीक, अभी एग्जांपल के साथ समझा दूंगा। जब आपको एब्सोल्यूट एरर पूछा जाए तो आपको एब्सोल्यूट एरर के टाइम पे क्या करना है कि डेल्टा P, यानी कि एब्सोल्यूट एरर इन P इज इक्वल टू, तब आपको P को इधर भेज देना है और आंसर आपको पूरा निकालना है। समझ गए बात को, समझ गए? चलो इसे नोट कर लो, फिर इस पे एक क्वेश्चन करवाते हैं। नोट कर लिया? अभी मैं सिर्फ इतने पोर्शन को बिगाड़ रहा हूँ, इसको याद रखना, ठीक है? एब्सोल्यूट एरर की कहानी याद रखना क्या समझाई थी। तो समझो भाई, एक सवाल जैसे कि मैंने दिया आपको, a इज इक्वल टू है आपके पास 5 विद एरर
डेल्टा ए इज इक्वल टू 0.1, ठीक। बी है आपके पास 10 विद एरर, डेल्टा बी इज इक्वल टू 0.2, ठीक ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि भैया रिलेटिव एरर, पहला सवाल है आपके पास रिलेटिव एरर बताओ, और दूसरा सवाल है एब्सोल्यूट एरर ऑफ दिस प्रोडक्ट बताओ, एब्सोल्यूट एरर बताओ। तो दोनों का भाई तरीका है। रिलेटिव एरर निकालने का क्या है, सबसे पहला सॉल्व करते हैं सवाल। रिलेटिव एरर क्या है, मान लो ए इंटू बी आपका प्रोडक्ट पी निकाल के देता है, तो डेल्टा पी अपॉन पी बराबर, रिलेटिव एरर किसके बराबर निकल के आएगा, डेल्टा ए यानी कि 0.1 अपॉन 5 ट्रू वैल्यू, डेल्टा ए अपॉन ए, तो डेल्टा ए किसके बराबर है 0.1 और ए किसके बराबर है 5 के बराबर, प्लस प्लस और ये आपका निकल के आएगा 0.2 अपॉन 10। सॉल्व कर दो भैया, इनको क्या निकल के आएगा, इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा 10, अच्छा 100 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 100 का मल्टीप्लाई किया, ये आपका हो जाएगा 10 अपॉन 5 इंटू 100, और ये प्लस इसमें भी 20 अपॉन 10 इंटू 100। तरीका है, शॉर्टकट है, जैसे भी करना चाहो वो कर लो। डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर दो। ये 5 दूनी 10, ये 10 दूनी 20, तो ये आपका निकल के आ गया टोटल कितना 0.02 0.02 प्लस 0.02, ठीक। ओवरऑल आपका आंसर निकल के आ गया कितना 0.04। ये क्या निकल के आया, रिलेटिव एरर, यानी कि डेल्टा पी अपॉन पी आपका किसके बराबर निकल के आया, डेल्टा पी अपॉन पी आपका निकल के आया किसके बराबर, ये आपको दिख भी रहा है, नहीं दिख रहा है, चलो ऊपर लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं, डेल्टा पी अपॉन पी आपका बराबर आया किसके, डेल्टा पी अपॉन पी आपका किसके बराबर आया 0.04 के बराबर, ठीक। अब बात करें कि एब्सोल्यूट एरर तो निकाल दिया, रिलेटिव एरर तो निकाल दिया, अब एब्सोल्यूट एरर निकालो भाई। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन जो है ना, यहीं से सॉल्व कर देता हूं, इतने पोर्शन में सेकंड क्वेश्चन नंबर डाल देता हूं सीधा, मतलब एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं। अच्छा पी बताओ, पी किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट किसके बराबर होगा 10 इंटू 5 के बराबर, पी आपका किसके बराबर निकल के आएगा, पी इज इक्वल टू आपका निकल आएगा किसके बराबर 10 इंटू 5 के। सवाल ये मत पूछना कि सर एरर के साथ मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि एरर ए इंटू बी, पी इज इक्वल टू क्या होगा आपका, प्रोडक्ट की बात करें तो पी इज इक्वल टू आपका ए इंटू बी के बराबर ही तो होगा, तो P इज इक्वल टू आपका हो जाएगा बराबर 50 के, यानी कि डेल्टा P अपॉन 50 इज इक्वल टू 0.04, ठीक है। तो 50 को मैंने इधर पे भेज दिया, इस तरह से आपका डेल्टा P निकल के आ जाएगा। आगे से सॉल्व कर लो, पूरी कहानी समझ गए कि एरर इन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं प्रोडक्ट में, दोनों चीजें समझ गए। कोसेंट की कहानी भी कुछ कुछ ऐसी ही है, नोट करो पहले से, कर लिया नोट। चलो कुछ एक चीजें बिगाड़ते हैं, जैसे कि एरर इन कोसेंट, यानी कि डिवाइड वाली एक कहानी अब आ गई है यहाँ पे। तो क्यू, ये पूरी इक्वेशन बिगाड़ देते हैं। यहाँ पे आपका क्यू बेसिकली किसके बराबर होगा, मान लो ए बाई बी के, डिवाइड वाली कहानी चल रही है। देखो फॉर्मूला उसमें सेम लगता है, सेम यही फॉर्मूला लगता है, बस यहाँ पे डेल्टा क्यू, प्रोडक्ट और उसका फॉर्मूला सेम होता है, इस बात को ध्यान रखना भाई, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, प्रोडक्ट और कोसेंट का फॉर्मूला सेम होता है। जो ये फॉर्मूला डेल्टा ए अपॉन ए प्रोडक्ट में भी होता है, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। गलती से भी यहाँ पे डिवाइड है, इसका मतलब ये मत लगा देना कि सर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे नहीं, माइनस नहीं होगा, सेम वही फॉर्मूला रहेगा। बस यहाँ पे स्टार्टिंग में क्यू का वैल्यू क्या होता है, ए अपॉन बी आता है, वहाँ पे क्यू जो प्रोडक्ट का वैल्यू ए इंटू बी होता था,
यहाँ पे कोसेंट का वैल्यू a अपॉन बी निकल के आ जाएगा। सवाल भी देखो अभी क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें। अच्छा, रिलेटिव एरर की कहानी समझ गए हो? क्लियर समझ गए हो? ये सारी चीज़ें समझ गए? चलो ठीक है। सवाल समझ लो, सवाल क्या है। सवाल है आपके पास, ये नोट कर लिया था पहले? अगर नहीं किया तो वीडियो बैक जाके नोट कर लेना। सवाल है आपके पास, जैसे मान लो Q इज इक्वल टू आपका है a अपॉन बी, निकालना है। a जो है वो इक्वल टू है आपका 10 के विद एरर डेल्टा a बराबर 0.2 और b है आपका बराबर किसके? b आपका बराबर है 5 के विद एरर डेल्टा b बराबर 0.1। अब वही चीज है कि Q इज इक्वल टू a अपॉन बी किसके बराबर आ जाएगा? Q इज इक्वल टू a अपॉन बी, जरा बताओ किसके बराबर आ जाएगा? 2 के बराबर दिखाई दे रहा है क्या? 2 के बराबर बताओ भाई, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? Q इज इक्वल टू 10/5, यानी कि ये आपका 2 के बराबर आ जाएगा। Q इज इक्वल टू 2 के बराबर। बात को समझ गए? समझ गए? बस यही फर्क वहां पड़ रहा था, वहां इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे थे तो ये 50 हो रहा था, यहाँ पे 2 के बराबर आ गया। बाकी फॉर्मूला सेम चलेगा आपका। डेल्टा Q अपॉन 2 बराबर किसके निकल के आएगा बताओ भाई? डेल्टा A अपॉन ए। डेल्टा A कितना है? 0.2 अपॉन 10 प्लस 0.1 अपॉन 5। अब ये पिछले वाली कहानी में 0.02 प्लस 0.02 निकाला था, तो डेल्टा Q अपॉन 2 बराबर क्या आ जाएगा? 0.04। अभी पीछे निकाला था भाई, सॉल्व कर लेना खुद से। ठीक है? ठीक है, वेरी गुड। तो अगर हम रिलेटिव की बात करें कि रिलेटिव एरर बताएं, तो रिलेटिव एरर बेसिकली ये इतनी निकल के आई। और अगर हम एब्सोल्यूट एरर की बात करें तो डेल्टा Q बराबर 2 इंटू 0.04, यानी कि ये आपका 0.08। यानी कि डिवाइड में देख रहे हो कहानी, डिवाइड में कहानी 2 ने सारी कहानी बदल दी। यहाँ पे, वहां पे क्या निकला था? वहां पे 50 को मल्टीप्लाई किया था इसके साथ, ठीक है, आंसर कुछ और आया था। यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई किया क्योंकि डिवाइड में आपका क्या निकला था? क्वोशेंट में आपका बेसिकली 2 ही निकला था, इसलिए। बात को समझ गए? नोट कर लो इस बात को, जल्दी से नोट कर लो ये सारा मामला। अगला हेडिंग डालो, एरर इन पावर ऑफ द क्वांटिटी। एरर इन पावर। अब मान लो किसी के ऊपर पावर लगी हुई है, डिवाइड मल्टीप्लाई एड सब्ट्रैक्ट सब कुछ देख लिया। अब किसी के ऊपर मान लो पावर लगी है और उसमें कुछ एरर आ रही है, तब वैल्यू कैसे निकालेंगे, तब आंसर कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए एरर इन पावर ऑफ क्वांटिटी कैसे निकालेंगे? जैसे मान लो z इज इक्वल टू a की पावर, रैंडमली कोई भी नंबर है आपका n है, तो एरर कैसे निकालेंगे इसमें? एरर इन z, डेल्टा z अपॉन z बराबर n इंटू डेल्टा a अपॉन a। हाँ, एक चीज और मेंशन करनी थी यहाँ पे, a में जो एरर है a विद एरर डेल्टा a, वही सेम चीज जस्ट जो पावर में लगा हुआ है उसको मैंने नीचे ला के क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ। अब मान लो कई सारी चीजें लिखी हुई जैसे कि z इज इक्वल टू मान लो a की पावर p है, b की पावर q है। ये एक जनरल फॉर्मूला अब निकाल के दे रहा हूं मैं आपको, ये एकदम जनरल है। यानी कि जो मल्टीप्लाई डिवाइड रूल और मल्टीप्लाई डिवाइड और पावर जितनी भी चीजें हैं इसी फॉर्मूले में सारी कवर होने वाली हैं। a की पावर b, p, b की पावर q और c की पावर r। इसका कैसे निकलेगा? डेल्टा z अपॉन z बराबर किसके बराबर निकल के आएगा? हाँ, a में जो, अब यहाँ पे एक चीज भी आपको देखनी पड़ेगी, a में जो a विद एरर डेल्टा a, b। अब ये चीज तो आप इसके साथ तो काफी फ्रेंडली हो गए हैं, मैं ये बात मान के चलता हूं और मैं सही मान के चल रहा हूं ना। डेल्टा b और c
विद एरर डेल्टा सी। बात को समझ गए? ए विद एरर डेल्टा ए, बी विद एरर डेल्टा बी, सी विद एरर डेल्टा सी। तो आपका फॉर्मूला ओवरऑल निकल के आ जाएगा, ए के ऊपर पावर कितनी है पी, तो पी मल्टीप्लाई में इंटू डेल्टा ए अपॉन ए। बी के ऊपर पावर कितनी है, प्लस का साइन बीच में लगा दो, बी के ऊपर पावर कितनी है क्यू, डेल्टा बी अपॉन बी प्लस आर डेल्टा सी अपॉन सी। ये हमारा लास्ट टॉपिक था। इसी के साथ ये लेक्चर यहाँ ख़त्म होता है। होप करता हूँ लेक्चर आपको समझ में आया होगा। पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।